खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज्म के सबक नंबर 11 का, जिसका उन्वान है मरसिया इमाम हुसैन। ये बच्चों इमाम हुसैन की याद के अंदर लिखा गया मरसिया है। इमाम हुसैन जब मदीने से मक्का की तरफ हिजरत करके गए थे और फिर वहां से कूफा की तरफ गए थे जहां करबला में आपकी शहादत हुई थी, तो उससे पहले के वाकयात को बयान करने के लिए मदीने से मक्का की हिजरत का वाकया इस मरसिये में आपके सामने बयान किया गया है। सबक मरसिया इमाम हुसैन को बच्चों मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम जो इसे लिखने वाले मुसन्निफ हैं मीर अनीस, इनके हवाले से बात करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम मरसिया का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर हम इन दोनों सबक से मुताल्लिक जो सवाल जवाब हमारी निसाबी किताब में दे रखे हैं उन सवाल जवाब की हल करेंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों हम सबक का पहला हिस्सा मीर अनीस। उर्दू में बड़े बड़े मरसिया निगार हुए हैं, जो बड़े शायर हुए जितने भी या छोटे शायर हुए, तकरीबन हर शायर ने मरसिया निगारी में अपने हाथ आजमाए हैं, मरसिया लिखे हैं। चाहे वो मीर तकी मीर हो, चाहे सौदा हो, चाहे जमीर हो, चाहे अल्ताफ हुसैन हाली हो, अल्लामा इकबाल हो, तकरीबन हर शायर, मैंने आपको जो मशहूर शायर हैं उनके नाम बताए हैं, सभी ने मरसिया लिखे हैं। लेकिन मीर बब्बर अली अनीस को जो मुकाम मिला है मरसिया निगारी के अंदर बच्चों, वो मुकाम किसी और शोरा को नहीं मिला। कोई और शायर उस ऊंचाइयों तक, उस उरूज तक नहीं पहुंच पाया जहां मीर अनीस पहुंचे थे। मीर अनीस ये समझ लीजिए कि मरसिया के मुताजाद मीर अनीस ही हैं। मरसिया का जब नाम आता है तो साथ में मीर अनीस का नाम जरूर आता है, क्योंकि आपने वाकई इतने खूबसूरत और इतने उम्दा किस्म के मरसिए लिखे हैं कि मरसियों के अंदर दूसरा आपका सानी दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो आज इस सबक के अंदर हम मीर अनीस की जिंदगी के हवाले से बात करेंगे, मुख्तसर से बात करेंगे, और साथ ही आपकी खुसूसियात कलाम क्या क्या थी, किस तरह की आप मरसिया निगारी करते थे, कैसे कैसे लिखते थे, उन चीजों के बारे में भी हम इस सबक के अंदर मुताला करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा मीर अनीस का तारुफ। तो बच्चों मीर अनीस का पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया, मीर बब्बर अली अनीस था। क्या था? मीर बब्बर अली नाम था और अनीस आपका तखल्लुस था, तखल्लुस अनीस करते थे। 1802 में फैजाबाद में पैदा हुए और मीर खलीक के फर्जंद और मीर हसीन के पोते और मीर जाहिद के परपोते थे। यानी पूरा का पूरा आपका खानदान ही नामवर शायरी के अंदर था, नामवर शायर थे। आपके दादा भी, परदादा भी और आपके वालिद साहब भी। मीर हसन का जब हम मसनवी पढ़ रहे थे तब हमने मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के बारे में पढ़ा था, जो बहुत मशहूर मसनवी थी उर्दू अदब की। तो गोया अनीस को शायरी विरसे में मिली, विरासत में मिली बाप दादाओं से। आपके दादा मीर हसन अपनी मसनवी सहरुल बयान के लिए बहुत मशहूर हैं और आपके वालिद खलीक भी अपने अहद के मुमताज शोरा में शुमार होते हैं। आपके दादा भी, परदादा भी और आपके वालिद साहब भी सभी अपने अपने अहद के मशहूर शोरा में शामिल हैं। मशहूर शोरा के अंदर उनका नाम लिया जाता है। आगे आते हैं कि अनीस की इब्तिदाई किताबें मौलवी हैदर अली से अरबी का दरस मीर अब्बास से लिया। अनीस ने जो शुरुआती दरस होता है, आपने शुरुआती किताबें किससे पढ़ी? मौलवी हैदर अली से, और उसके बाद अरबी का दरस आपने मीर अब्बास से लिया। घर में हर वक्त शेर और सुखन के चर्चे रहते थे, क्योंकि आपके दादा, परदादा, वालिद सब शायर थे और अच्छे शायर थे। तो घर में शेर और शायरी का माहौल था, आपके सुखन का माहौल था। तो उसी माहौल में आपकी तरबियत हुई, तो लाजमी है कि बचपन से ही आपको भी शेर और शायरी कहने का शौक शुरू हो गया और 9 साल की उम्र में ही आपने अपना पहला सलाम लिख दिया था। लिहाजा इस माहौल का असर अनीस पर पड़ना लाजमी था। कौन से माहौल का? शेर और शायरी का, सुखन का माहौल जो इनके घर के अंदर चल रहा था, उसका असर भी मीर अनीस के ऊपर पड़ना लाजमी था और पड़ा भी। तो चुनांचे मीर अनीस ने अवाइल उम्र से ही शेर कहना शुरू कर दिया, अपनी शुरुआती उम्र से ही शेर कहना शुरू कर दिया। और पहले अपने वालिद से इसरा ली, फिर वालिद के कहने पर इमाम बख्श नासिक से शर्फ तलम्मुज हासिल किया। फिर इमाम बख्श नासिक को अपना, शुरू में तो वालिद के पास ही बैठते थे, वालिद से आपने दरस लिया शेर और शायरी का, सुखन का, और फिर वालिद की सलाह के ऊपर कि वालिद ने कहा कि अब आप इमाम बख्श नासिक के पास चले जाइए
तो इमाम बख्श नासिक को आपने अपना उस्ताद बना लिया, उनके शागिर्द बन गए, शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया। इब्तिदा में मीर अनीस का हजी तखल्लुस था। मीर अनीस ने शुरुआत में तखल्लुस जो था आपका मीर हजी था, लेकिन इमाम बख्श नासिक को पसंद नहीं था, तो आपने इसको बदलवा कर अनीस आपका तखल्लुस करवा दिया। नासिक की नापसंदी के सबब अनीस इख्तियार किया। मीर अनीस ने अपनी शायरी का आगाज गजलगोई से किया, लेकिन अपने वालिद की इस्लाह पर बहुत जल्द इससे किनारा कर सलाम और मर्सियों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल बदल ली, दूसरी तरफ तवज्जो कर ली। तो आपको जो शुरुआत आपने की अपनी शायरी की, गजलगोई से की थी, गजलें लिखते थे, लेकिन आपकी गजलों में वो तासुरात नहीं थे जो होने चाहिए थे। तब आपके वालिद ने आपके फन को पहचाना और आपको गजलात लिखने से मना कर दिया कि गजलें नहीं लिखनी है। वालिद के कहने के ऊपर आपने सलाम और मर्सियों की तरफ अपने रुझान दिए और इधर की तरफ आप मर्सियों लिखना आपने शुरू कर दिए। अनीस ने पहला सलाम 9 साल की उम्र में कहा था। बहुत छोटी उम्र होती है बच्चों, 9 साल की उम्र में अनीस ने अपना पहला सलाम लिख दिया था, मुकम्मल सलाम लिख दिया था। जवानी के जमाने में उनका पूरा खानदान लखनऊ में सुकूनत पजीर रहा। जब आप जवान थे तो पूरा खानदान यानी आपके दादा वगैरह से लेकर आगे भी लखनऊ में थे, तो आपने लखनऊ के अंदर वालिद साहब के साथ सुकूनत इख्तियार करी, वहां रहने लगे। जब तक लखनऊ आबाद रहा तब तक आप लखनऊ में ही रहे, वहीं के हाकिमों के लिए आप मर्सी लिखते रहे, वहीं उस जगह के आप हमको आगे बढ़ाते रहे। लेकिन जब लखनऊ बर्बाद हो गया, उजड़ गया, जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और जो रियासतें हैं, जागीरें हैं, वो दबानी शुरू कर दी अंग्रेजों ने नवाबों की, तो नवाबों के दौर के जाने के बाद लखनऊ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। और बर्बाद होने के बाद फिर आपने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। तो जब तक जवानी के दिनों के अंदर आप लखनऊ में रहे और जब तक लखनऊ आबाद रहा तब तक वहां पर रहे, और यही ताउर अनीस ने अपनी शायरी के जोहर दिखाए। जब तक लखनऊ आबाद रहा मीर अनीस यहां से कहीं नहीं गए, और जब लखनऊ उजड़ा तो वो पटना, बनारस, इलाहाबाद, हैदराबाद भी गए और हर जगह उनकी कदर मंजिलत हुई, क्योंकि लखनऊ के अंदर मीर अनीस ने बहुत ज्यादा नाम कमा लिया था, बहुत मशहूर हो गए थे, पूरे भारत के अंदर मशहूर हो गए थे। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता था, अनीस की मर्सी पढ़े जाते थे हर जगह। तो जब लखनऊ बर्बाद हो गया और उसके बाद वो इलाकों में निकले अलग अलग, तो वो जहां भी गए वहीं उनकी बहुत कदर हुई, बहुत उनको इज्जत वकार मिला। अनीस वर्जिश के बहुत शौकीन थे। उन्होंने फन शहसवारी और सिपाहीगिरी की भी तालीम हासिल की थी। आपने सिपाहीगिरी, जो सिपाहियों की तालीम होती है, सिपाहियों को क्या क्या सिखाया जाता है, वो भी आपने हासिल की थी, और शहसवारी भी आपने सीखी थी। तो जो चीजें आपने सीखी थी, जो उलूम आपने फनून हासिल किए थे, इनका असर आपके कलाम के अंदर भी जाहिर होता है। जब आप रज्म लिखते हैं अपने कलाम के अंदर, रज्म का खाका खींचते हैं, तो उस वक्त आप अपनी तरबियत को उसके अंदर उतार देते हैं। जो आपने सीखा, जो सच्चाई के अंदर आपने जाना, जो हकीकत होती है, उन चीजों को आपने सबके सामने रखकर पेश कर दिया। तो यहाँ कहते हैं कि जो उनकी शायरी में काफी मददगार साबित हुई। क्या साबित हुई मददगार? शहसवारी और सिपाहीगिरी, जो उन्होंने तालीम हासिल की थी, वर्जिश करते थे और सीखा था, तो उनका असरात आपके कलाम के अंदर भी नजर आता था। वो मिजाज के एतबार से बड़े खलीक और वज़ेदार इंसान थे, अच्छे अखलाक वाले थे, अच्छे खुलूस वाले थे, और अच्छे जिस्म के हिसाब से भी अच्छे थे वो। तो खुददारी के सबब अक्सर अमीरों से मिलने में इज्तनाब करते थे, इज्तनाब, दूरी बनाए रखते थे, एहतियात बरतते थे, नहीं मिलते थे। ज्यादातर वो शर्मीले किस्म के थे और खुद चला के वो किसी अमीर से, किसी नवाब से जाकर नहीं मिलते थे और उनसे दूरी बनाकर रखते थे, खुददारी के सबब। कभी किसी की खुशामद में शेर नहीं कहे। मीर अनीस की खास बात है कि जो उन्होंने शेर कहे, जो उनको कहने थे, वही लिखते चले गए, लेकिन कभी किसी नवाब की या किसी हुक्मरान की खुशामद के लिए आपने शेर नहीं कहे। उसको खुश करने के लिए खातिर सिर्फ शेर नहीं कहे, जो शेर इनको कह रहे थे, जो इनके दीवान में थे, वही शेर आपने लिखे हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद ने आब हयात में मीर अनीस के मर्सियों की तादाद कम से कम 10,000 बताई है। मीर अनीस के अगर मर्सियों की तादाद के बारे में बात की जाए तो बच्चों इसके बारे में पुख्ता मालूमात मैसर नहीं है कि मीर अनीस के कितने मर्सिये हैं।
कुछ शाये हुए, कुछ शाये नहीं हुए। तो आब हयात के अंदर मोहम्मद हुसैन आजाद कहते हैं, क्योंकि किताब आया हयात, उसमें कहते हैं कि मीर अनीस की मरसियों की तादाद 10,000 के करीब है। आपने 10,000 के करीब मीर अनीस के मरसियों की तादाद बनाई। वही एक और मुहक्किक अमीर अहमद दहलवी ने यादगार अनीस में मरासी की कुल तादाद 1400 बताई है। तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने 10,000 बताई तादाद, और जो दूसरे मुहक्किक थे अमीर अहमद दहलवी, इन्होंने अपनी किताब के अंदर जो यादगार अनीस इन्होंने लिखी थी, उसके अंदर मीर अनीस के मरसियों की तादाद 1400 के करीब इन्होंने बताई है। डॉक्टर सफदर हुसैन ने उनकी तादाद के 250 बताई है। अलग अलग मुहक्किकीन ने अपनी तहकीकात करके इस बात का पता लगाया है, और उनके अलग अलग तादाद आपने मुहक्किकीन ने बताई है। शायद ये तादाद उनके मतबूआ कलाम की हो, जो छपे हुए हैं, जो शाये हुए हैं, उन कलाम के बारे में हो सकता है बात हो रही हो। तो उनके कलाम कुछ छपा भी है और कुछ नहीं शाये हुआ, शाये होने से रह गया है। तो अलग अलग मुहक्किकीन की अलग अलग तादाद यहाँ पर आती है। वहां के मीर अनीस ने कसीर तादाद में मरसिये कहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में मरसिये आपके नजर आते हैं। अनीस के मरसियों के 4 ज़ुखीम जल्द में शाये हो चुकी हैं। 4 ज़ुखीम जिल्द है, ज़ुखीम यानी मोटी बहुत बड़ी जिल्द है, मीर अनीस के मरसियों की शाये हो चुकी हैं, यानी ये तो मिल चुकी हैं। और जो बगैर शाये हुई हैं, जो शाये नहीं हुई हैं, वो अलग से हैं। अनीस ने मरसियों के अलावा गजलें, रुबाइयात, कतात और सलाम भी खूब किए हैं। बिलखुसूस रुबाइयात बड़ी पाया की कही हैं, मगर उनकी असल शोहरत मरसियों की वजह से नसीब हुई है। जो दूसरी सिंफ है हमारे उर्दू अदब की, उनके अंदर भी आपने शायरी की है, चाहे वो गजलें हों, नज्म हो, रुबाइयात हो, कतात हो। और रुबाइयात आपने बहुत उम्दा किस्म की कही हैं, लेकिन आपको जो शोहरत मिली है वो अपने मरसियों की बदौलत ही मिली है। मीर अनीस ने उर्दू मरसिया में तमाम फनी लवाजमात को कमालात फन के साथ पेश किया है। फनी लवाजमात जो अज्जाए तरकीबी होते हैं मरसिये के, उनका इस्तेमाल अपनी सलाहियत, जहनी सलाहियत के बूते के ऊपर फन को कमाल के ऊपर पहुंचा दिया। फन कमाल के ऊपर आपने ये मरसिये लिखने की कोशिश की है। उनके मरसियों में फसाहत और बलागत का उनसुर हर जगह नुमाया है। फसाहत और बलागत, मैंने आपको बताया था कि लफ्ज का हुनर, अल्फाज का हुनर, के कौन सा अल्फाज कहाँ आएगा, किस अल्फाज से जुमले की खूबसूरती बनेगी, मिसरा कैसे अच्छा होगा, ये सभी चीजें फसाहत और बलागत में आती हैं, जिसका हम मुताला करेंगे आगे फसाहत और बलागत का। वो फारसी तरकीब और मुहावरों का बरमहल इस्तेमाल करते हैं। बरमहल मौका महल के हिसाब से, जहां जो आना चाहिए वही चीज वहां पर उनके कलाम के अंदर पाई जाती है। ना तो कोई गैर जरूरी ठूसी हुई मालूम होती है, और ना ही कलाम पढ़ते वक्त किसी चीज की कमी हमें मालूम होती है। जो लफ्ज जहां होना चाहिए वो वही हमें मिल जाता है। सनाए बदाए नेज, रियायत लफ्जी उनकी शायरी की जान है। सनाए बदाए सिन्नतें हैं जो हमारे कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वो अल्फाज को शेरों में इस तरह पिरोते हैं कि उसकी मानवियत और बढ़ जाती है। वो शायरी में मुसव्विरी से काम लेते हैं, तस्वीर भी ऐसी बनाते हैं जो हकीकी मालूम होती है। जो शायरी करते हैं ये तो शायरी करते वक्त अपने शेरों के जरिए खाका खींच देते हैं, तस्वीर बना देते हैं, और उस तस्वीर कशी में ऐसा मालूम होता है कि जो मीर अनीस कहते हैं या जो मीर अनीस दिखाने की कोशिश करते हैं वो चीज हमें सामने ही नजर आने लग जाती है, हमें दिखने लग जाती है। तो इतनी खूबसूरत अल्फाज को पिरोना कि हमें तस्वीर की मानिंद नजारे दिखने लग जाएं, वो तस्वीर कशी कहलाती है कलाम के अंदर। तो मीर अनीस अपने कलाम के अंदर बहुत दिलकश तस्वीर कशी करते हैं, मुसव्विरी से काम लेते हैं। मनाजिर फितरत को इस खूबी से पेश करते हैं गोया कारी उस मंजर को आंखों के सामने देख रहा हो। जो कुदरत के नजारे होते हैं, फितरत के नजारे होते हैं, चाहे रज़्म के वक्त के नजारे हों, मैदान जंग के नजारे हों, या फिर कुछ और सुबह का शाम का मंजर बता रहे हैं, हीरो के आने के वक्त का मंजर बता रहे हैं, या कुछ और मंजर वो सामने बताएंगे, तो वो मंजर निगारी इतनी खूबसूरती से करते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे हम पढ़ नहीं रहे बल्कि आंखों से सारी चीजें होते हुए अपने सामने देख रहे हैं। हमें अपने आंखों के सामने सारी की सारी हरकत,
सारे के सारे किरदार चलते फिरते नजर आते हैं, सारे के सारे मंजर हमें अपनी आंखों के सामने नजर आने लग जाते हैं। इतनी खूबसूरती से मीर अनीस अपने मर्सियों को अंदर मंजर निगारी से काम लेते हैं। रज़्म बज़्म का नक्शा इस तरह पेश करते हैं कि सुनने वाले पर वजद तारी हो जाता है। बकौल खुद, उनके खुद का कहना है। तो रज़्म और बज़्म क्या होता है बच्चों? रज़्म तो होती है लड़ाई जंग की हालत, और बज़्म होती है महफिल की हालत, महफिल। तो महफिल और लड़ाई की जो रज़्म की यहाँ पर बात है, यहाँ पर तो रज़्म का जब वो खाका खींचते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे सारी की सारी लड़ाइयां, सारी जंग हमारे सामने हो रही है। हीरो का सामने आना, दुश्मन को मारना, दुश्मन के सामने ललकारना दुश्मन को, और दुश्मन क्या क्या हरकतें कर रहा है, हीरो के साथ के लोग हैं वो किस किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस किस तरह से जंग के अंदर अपनी हौसला अफजाई से लड़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो खाका निगारी से, मंजर निगारी से हमारे सामने खींच देते थे। तो वो खुद कहते हैं अपने बारे में कि वो कैसा रज़्म लिखते हैं कि रज़्म ऐसी हो कि दिल सबके भड़क जाएंगे, रज़्म ऐसी हो कि दिल सबके भड़क जाएं अभी, बिजलियां तैगों की आंखों में चमक जाएं अभी। खुद की तारीफ, जो पहला हिस्सा होता है मर्सिये का चेहरा, तो वहां पर शायर खुद के कलाम की, खुद के अजदाद की और खुद की दूसरी जो खुसूसियात हैं उन खुसूसियात की तारीफें करते हैं। तो उन तारीफों के अंदर रज़्म के बारे में आप बता रहे हैं कि रज़्म ऐसी हो कि दिल सबके भड़क जाएं अभी, बिजलियां तैगों की आंखों में चमक जाएं अभी। इतनी खूबसूरत अंदाज के अंदर वो बयानी करते हैं। कलाम में तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल शायराना कमाल के साथ नजर आता है। जो हमारी सुन्नत थी, तशबीहा के बारे में मैंने आपको बताया और इस्तिआरे के बारे में मैंने आपको बताया, तो आपके कलाम के अंदर तशबीहात और इस्तिआरात का भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल मिलता है, जा बजा इस्तेमाल मिलता है। तो उनका एक और शेर है, मसलन देखिए आप कि खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। तो जो ओस की बूंदे हैं उनको मोतियों से तशबीह दे रहे हैं, मोतियों के जैसा बता रहे हैं कि सब्जा जो है ओस खा खा के और हरा हो गया, और जो दामन है सहरा का ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों से भर गया। जब घास के ऊपर जो घास लगी हुई होती है मैदान के अंदर या जंगल के अंदर, रात को सुबह सवेरे जल्दी जब उसके ऊपर ओस की बूंदें गिरती हैं तो मोतियों की शक्ल के अंदर ऊपर जमा हो जाती हैं। तो वो मोती उसके अंदर मोती लगते हैं, रेती वो ओस है, पानी की बूंदें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जंगल के अंदर मोती बिखरे हुए हों, मोती फैल गए हों। तो उसको अंदाज को बता रहे हैं कि खाखा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। इस शेर में ओस को मोतियों से तशबीह दी है, जो फसाद से लबरेज है, मोतियों से तशबीह दी गई है इस शेर के अंदर। आगे आते हैं, अनीस के कलाम में तसन्नु या बनावट नाम को नहीं मिलती। तसन्नु यानी बनावटीपन, दिखावा। तो अनीस का जो कलाम होता है वो दिखावे से पाक है, तसन्नु से पाक है। आपका जो कलाम होता है वो उसमें फितरत के अंशुर नजर आते हैं, जो चीज जैसी है वो वैसी ही नजर आती है, उसके अंदर बनावटीपन नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। उनके मर्सियों के किरदार अरब से ताल्लुक रखते हैं, मगर उनके तौर तरीके रहन सहन हिंदुस्तानी है। ये बड़ी खास बात है जो उन्होंने अपने कलाम में शामिल की है कि जो मर्सी हैं उनके उर्दू जबान में लिखे जा रहे हैं, तो किरदार तो उनके अरब से लिए गए हैं, अरब के किरदार हैं, लेकिन उनका रहन सहन, चाल चलन, आगे पीछे देखने का तरीका, ऊपर उठने बैठने का, चलने फिरने का तरीका, वो सब आप हिंदुस्तानी अंदाज से बयान करते हैं कि ताकि आवाम को समझ में आ जाए, आवाम तक पहुंचाने के लिए, आवाम के लिए आसानी पैदा करने के लिए, समझने के लिए वो अपनी किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मर्सी के अंदर जो जो अज्जा इस्तेमाल करते हैं उनको सबको हिंदुस्तानी रंग के कपड़े पहना देते हैं, हिंदुस्तानी रंग में रंग देते हैं कि ताकि वो हमें अपने आप से जुड़ाव महसूस करने लग जाए। कारी अनीस की शायरी जज्बात का हकीकी आईना है। उन्होंने अपने मर्सियों में आला इंसानी कदरों, मसलन मोहब्बत, सखावत, शुजाअत वगैरह को बेमिसाल ढंग से पेश किया है।
रज़्म शायरी में वो फारसी के मशहूर शायर फिरदौसी के हम पल्ला नजर आते हैं। जब वो रज़्म की बातें करते हैं अपनी शायरी के अंदर तो फारसी के बहुत मशहूर शायर हैं फिरदौसी, फिरदौसी के हम असर नजर आते हैं, फिरदौसी के बराबर नजर आते हैं। आगे आते हैं हम मीर अनीस की खुसूसियात के ऊपर कि अनीस की मरसियों में मंजर निगारी पूरी आबो ताब के साथ नजर आती है। मंजर निगारी, जिस वक्त का हाल बयान कर रहे हैं उसके मंजर को लफ्जों में पिरोकर सामने ला देना, यही मंजर निगारी है। कि हम अगर बरसात के मौसम की बात कर रहे हैं तो उसको लिखने के अंदर ही जब हम बरसात के मौसम का हाल पढ़ें तो ऐसा लगे जैसे बरसात का मौसम हमारी आंखों के सामने आ गया है। हम अगर किसी जंग का हाल बयान कर रहे हैं तो जंग के अंदर किस किस तरह के नजारे होते हैं, क्या मंजर होता है जंग का, वो इन सबको तहरीरी शक्ल के अंदर ला देना जब हम पढ़ें तो ऐसा लगे जैसे हमारे सामने ही जंग हो रही है, हमारे सामने ही घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, हमारे सामने ही सिपाही जख्मी होकर गिर रहे हैं, सिपाही एक दूसरे के ऊपर टूट के पड़ रहे हैं। वो सब मंजर निगारी की करामात है। मंजर निगारी की बदौलत ही शायर इन चीजों को ज्यादा पावरफुल बना सकता है, ज्यादा असरदार बना सकता है। तो मीर अनीस की कुव्वत ये थी, मीर अनीस की खासियत ये थी कि मंजर निगारी बहुत खूबसूरत करते थे। जो कुदरत के मनाजिर आसपास फैले हुए हैं, चाहे सुबह शाम का हो, मैंने आपको बताया कि बरसात का हो या जंग मैदान जंग का मंजर हो, हर मंजर वो कारी के सामने पेश कर देते थे। तो मनाजिर फितरत के बयान में वो यकता नजर आते हैं, चाहे सुबह हो शाम का मंजर हो, सर्दी या गर्मी का बयान हो, मैदान करबला में जंग और शहादत का मंजर हो, गोया हर मंजर निराली शान के साथ बयान किया है। एक जगह सुबह के मंजर का ये आलम देखिए, अब वो अपने एक शेर के अंदर सुबह का आलम मंजर का आलम बता रहे हैं कि देखिए कि दश्त से झूम के जब बाद सबा आती है, दश्त से झूम के जब बाद सबा आती है और साफ गूंचों के चटकने की सदा आती है, साफ गूंचों के चटकने की सदा आती है। कितना खूबसूरत मंजर निगारी की है कि सुबह के वक्त का बाग का मंजर बयान कर रहे हैं कि फूलों के जो गुंचे होते हैं, कलियां होती हैं, उन कलियों के चटकने की आवाजें तक साफ साफ सुनाई दे रही हैं। यही होती है मंजर निगारी की खास बात कि हमें जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चीज हमारे सामने ही होने लग जाती है, हमें उन फूलों की खुशबू आने लग जाती है, हमें उन कलियों के चटकने की आवाजें आने लग जाती हैं, उन गुंचों के चटकने की आवाजें आने लग जाती हैं। इसके बाद जज्बात निगारी के ऊपर आते हैं मीर अनीस की। तो जज्बात निगारी के अंदर भी मीर अनीस को महारत हासिल थी। जज्बात निगारी यानी कि किरदार के क्या जज्बात होंगे, किरदार जो हीरो है, हीरो के भाई कैसे बोलेंगे, हीरो की बहनों का क्या रोल रहेगा, किस तरह के कलाम वो करेंगे, एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे, कौन सा किरदार का कितना असर रहेगा, कौन सा किरदार क्या कलाम करेगा, कोई अगर गरीब नौकर है तो वो कैसे खिताब करेगा, वो किस तरह से बात करेगा, कोई बादशाह है तो बादशाह किस तरह से अपने गुलामों से बात करता है, गुलाम किस तरह से दूसरे गुलामों से बात करते हैं, बादशाहों से बात करते हैं। उन सारी चीजों को जज्बात निगारी के अंदर मीर अनीस समो लेते थे, पिरो लेते थे। तो जज्बात निगारी में अनीस को खास महारत हासिल थी। वो वाकया करबला के हर मौके पर और हर फर्द, चाहे वो आका हो या गुलाम हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक से वैसी ही बात कहलाते हैं जो फितरत के ऐन मुताबिक हो, जो उसको बोलना चाहिए। मैंने आपको बताया कि गुलाम बादशाह से किस तरह बात करेगा, गुलाम अपने आका से किस तरह से बात करेगा, तो जो गुलाम को बोलना चाहिए वही अल्फाज गुलाम के मुंह से सुनाई में देते हैं। आका गुलाम से क्यों बात करेगा, जो आका को बोलना चाहिए गुलाम के लिए वो आका वही अल्फाज का इस्तेमाल करेगा। अगर आका रहमदिल है तो वो रहमदिल के हिसाब से अनीस बात करवाते हैं आका से। अगर आका जालिम है तो उसकी जालिम आका की किस तरह से बातचीत होगी अपने गुलाम के साथ, किस तरह से बेरहमी का बर्ताव करेगा, वो वही चीजें आप उस जालिम आका के जुबान से कहलवाते थे। दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, दुश्मन किस तरह से ललकारेगा और हीरो दुश्मन को किस तरह से ललकारेगा, यही जज्बात निगारी के अंदर मीर अनीस बयान करते थे, जज्बात निगारी में शामिल करते थे। तो अनीस ने जज्बात की मुख्तलिफ कैफियत और मदारिज का लिहाज रखते हुए जज्बात और एहसासात की उम्दा नजरें पेश की हैं, उम्दा मिसालें पेश की हैं, जो उनके कलाम में हम देखेंगे। जब बातचीत होगी किस तरह से बात करते हैं, जो उनके किरदार हैं आपस में एक दूसरे से या खुदा से जो मुखातिब होते हैं,
तब आपको और समझ में आएगा कि जज्बात निगारी के अंदर मीर अनीस को महारत कितनी हासिल है। मीर अनीस ने अपने मरासी में किरदार निगारी में भी कमाल का मुजाहिरा किया है। किरदार निगारी, किरदारों का इंतखाब करना कि मरसिये के अंदर क्या किरदार होंगे, किस तरह के किरदार होंगे और उन किरदारों की क्या हैसियत होगी, क्या अहमियत होगी, वो भी किरदार निगारी के अंदर आते हैं। तो किरदार निगारी के अंदर भी आप खुसूसी इल्म रखते थे, अच्छी किरदार निगारी आपने की है अपने मरसियों के अंदर। वाक़या करबला में जिन हस्तियों को खास अहमियत हासिल है उनकी सीरत पर तफसील से रोशनी डाली है। जो खास हस्तियां हैं वाक़यात करबला की, उनकी क्या खुसूसियात हैं उनको आपने तफसील से समझाया है, पूरी तरह से उनकी एक एक जुज के बारे में बताया है कि ये हस्ती क्या है, कहाँ से इसकी आगाज हुआ, कितनी जंगों में इसमें शामिल हुई, ये हस्ती जो है, हीरो जो है या जो भी है, उनके जिनके बारे में बता रहे हैं तो तफसील से उसके जिंदगी के हालात बयान किए हैं। अनीस की खूबी यह है कि उनके किरदारों में यकसानियत के बावजूद अनफरादियत नजर आती है। यकसानियत और अनफरादियत एक दूसरे के मुतजाद हैं। यकसानियत एक जैसापन और अनफरादियत अलग अलग दिखना, बिल्कुल अलग दिखना, अपने आप के अंदर एक जैसा दिखना। तो जो उनके किरदार हैं वो एक जैसे दिखते हैं, यकसा दिखते हैं, लेकिन यकसा दिखने के बावजूद भी खास बात यह है कि वो अपना खुद का एक अलग वजूद रखते हैं, अपने खुद की एक अलग जात रखते हैं कि यकसा होने के बावजूद भी वो किरदार अपनी अलग ही एक वजूद के साथ, एक जात के साथ सामने आता है। तो यकसानियत और अनफरादियत ये मीर अनीस के कलाम में पाई जाती है। उन्होंने हर किरदार को उसके मर्तबे का लिहाज रखते हुए पेश किया है। यानी वो किरदार माँ, बहन, बेटी, बहू, मालिक, नौकर है तो वो किरदार उसी मुकम्मल शक्ल में नजर आता है। जो जैसा है किरदार उसको वैसा ही मुकालमा दिया गया है, उसके मुंह से वही बातें कहलवाई गई हैं, उसको वैसे ही चाल चलन बताया गया है, उसका वही उसका अंदाज बताया गया है, चलने फिरने का, उठने बैठने का। तो पूरी तरह तफसील से आपने किरदार निगारी की है, पूरी किरदारों को तफसील से समझने की आपने वक्त दिया है पूरे अपने मरसियों के अंदर, ताकि वो किरदार पूरी तरह से सामने आ जाए, उभर कर सामने आ जाए। आगे आते हैं। मीर अनीस के मरसियों में तमाम अज्जा का बयान तरतीब और तसलसल के साथ हुआ है। जितने भी अज्जा तरकीबी हैं उन अज्जा का बयान आपने तरतीब के साथ किया है और आपस में एक दूसरी चीजों का जुड़ाव है। जो अज्जा होते हैं तरतीब के साथ ही उनमें जुड़ाव होना भी, उनमें तसलसल होना भी जरूरी है। तो आपके कलाम के अंदर जुड़ाव भी मिलता है, तसलसल भी मिलता है और तरतीब भी नजर आती है। अनीस का बड़ा कमाल यह है कि वो चाहे किरदार निगारी हो, जज्बात निगारी हो, रज्ज हो, शहादत या बेन हो, हर एक जुजू को और उनसे जुड़े वाकयात को उस तसलसल और खूबी के साथ पेश करते हैं कि पढ़ने और सुनने वाले का जहन आगे के लिए तैयार हो जाता है। जो मीर अनीस के कलाम है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अज्जाए तरकीबी जो हैं, जो 8 अज्जाए तरकीबी मरसिया के होते हैं, वो अज्जाए तरकीबी मरसिया के मिलेंगे आपको कि चाहे वो रजस हो, चाहे रम्ज हो, चाहे चेहरा सरापा हो, चाहे आमद हो, रुखसत हो और चाहे बैन हो। ये जो बैन आपको लिखा है ना यहाँ पर, शहादत हो, बैन हो, ये अज्जाए तरकीबी है। तो अज्जाए तरकीबी के मुताबिक लिखे हैं और उसके बाद अज्जाए तरकीबी के अंदर इस तरह से बयान करते हैं कि जब पढ़े कारी तो पढ़ने के बाद उसके अंदर आगे क्या होगा ये जानने की उसके अंदर फितरत पैदा हो जाती है। वो सोचने में डूब जाता है कि अब आगे क्या होगा, तो वो आगे से आगे पढ़ता चला जाता है, बीच में मरसिये को छोड़ने का मन नहीं करता है। यहाँ पर आपने एक और चीज दी है, तजस्सुस, उसका तजस्सुस पड़ जाता है। तजस्सुस बना है आगे के बारे में सोचना कि अब क्या होगा, तहकीकात के बारे में सोचने से बना है ये कि अब क्या होने वाला है आगे, तो उसका तजस्सुस बढ़ जाता है और वो उस वाक़े को पूरी दिलचस्पी और तजस्सुस से पढ़ता है। और यही चीज उनके बरासी को अजमत बख्शती है कि जब पढ़ने बैठता है तो उसी में कारक हो जाता है। तो उनकी जो खासियत है, जज्बात निगारी, किरदार निगारी और बैन वगैरह, शहादत वगैरह जो आपकी खासियत दी गई है,
آپ نے ہر چیز کو اپنے الگ ڈھنگ سے نظارے ڈھنگ سے پرویا ہے، الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے ہی میر انیس کا مقام مرثیہ نگاری کے اندر بہت اونچا ہو گیا ہے، بہت اونچے مقام کے اوپر میر انیس پہنچ گئے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا میر انیس کی کلام کی خصوصیات اور میر انیس کی زندگی کے حوالے سے مختصر معلومات۔ یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے کے اندر جہاں پر ہم مرثیہ امام حسین پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے پھر حاضر رہوں گا۔ تب تک انہیں اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔